सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टी सेल रिसेप्टर्स एंड बी सेल रिसेप्टर्स। सो टी सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बी सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। सो अगर हम बात करें टी सेल्स के बारे में, सो टी सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हो सकता है हमारा टी हेल्पर सेल या फिर हो सकता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, उनको हम CD4 प्लस सेल्स भी बोलते हैं, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनको हम CD8 प्लस सेल्स भी बोलते हैं। सो जो टी सेल्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो टी सेल्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो तो बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन उनका जो मैच्योरेशन होता है वो मेच्योर जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो वो मेच्योर होते हैं थाइमस के अंदर, उनका मैच्योरेशन होता है। सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द सरफेस ऑफ द टी सेल। ये क्या है, सरफेस है टी सेल का, उसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले है सरफेस मार्कर CD3। CD3 जो है वो जनरलाइज्ड मार्कर है, सरफेस मार्कर है, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल में भी होगा और टी हेल्पर सेल में भी होगा, दोनों के अंदर ये मिलता है। देन वी हैव द को रिसेप्टर CD4 जो होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, टी हेल्पर सेल्स में। CD4 कहाँ पे होता है, टी हेल्पर सेल्स में होता है। और जो CD8 होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनको हम CD4 प्लस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनकी CD4 मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, को रिसेप्टर होता है ये। एंड जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनको हम CD8 प्लस बोलते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, दे डिस्प्ले द CD8 को रिसेप्टर। नाउ नेक्स्ट इज़ द TCR का मतलब है टी सेल रिसेप्टर। ये जो हमारा टी सेल रिसेप्टर है, इट हैज़ द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक अल्फ़ा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एंड ये जो TCR है, टी सेल रिसेप्टर है, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर भी होगा और टी हेल्पर सेल के अंदर भी होगा। देखो सारे रिसेप्टर्स जो है वो दोनों के अंदर होंगे, बस एक डिफरेंट होता है CD8 और CD4। तो TCR जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें अल्फ़ा और बीटा, और यही क्या करता है, इंटरैक्ट करता है MHC के साथ में। मतलब कि जो टी सेल का जब एक्टिवेशन होता है तो वो कैसे होता है कि कोई भी हमारे पास में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मान लो ये कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, MHC2 होता है। MHC2 होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैन बी योर मैक्रोफेजेस और योर बी सेल्स और योर डेंड्राइटिक सेल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो एंटीजन था उसको इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है ऑन द MHC2। तो जो आपका टी सेल है, दिस इज़ द टी सेल, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है टी सेल रिसेप्टर। और यही रिसेप्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, और एंटीजन जो है वो यहाँ पे बाइंड होता है। देन अगर हम इधर देखें तो वी हैव को स्टिमुलेशन के लिए CD40L, L मीन्स द लीगेंट। तो CD40 यहाँ पर बाइंड होता है। जब हम बी सेल का अभी रिसेप्टर्स देखेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि बी सेल के सरफेस के ऊपर CD40 होता है, वही CD40 जो है यहाँ पे बाइंड करता है। देन CD28 भी हमारे पास को स्टिमुलेशन के लिए है। कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं CD2 एंड LFA1। सो अब हम इस जो ये हमारा टी सेल रिसेप्टर था इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो टी सेल रिसेप्टर के अगर हम टाइप्स देखें तो ये 2 टाइप का हो सकता है। इट कैन बी द अल्फ़ा बीटा टी सेल रिसेप्टर या फिर गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर। जो 95% हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर टी सेल रिसेप्टर है, यानी कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर टी सेल्स हैं उनमें मोस्टली के पास में अल्फ़ा बीटा टी सेल रिसेप्टर होता है। और जो बाकी बचे हुए 5% है उनमें गामा डेल्टा टी रिसेप्टर
होता है। गामा डेल्टा मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी दो, वो एक गामा होगी और एक डेल्टा होगी। और अल्फ़ा बीटा का मतलब है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अल्फ़ा की होगी और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा की होगी। तो यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास है, दिस पोर्शन इज़ नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में से पास कर रहा है। आपने सेल बायो में पढ़ा होगा, इस रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन बोलते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें टी सेल रिसेप्टर की, तो यहाँ पे दो हमारे पास में क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा। इनके पास में वेरिएबल रीजन होते हैं और कांस्टेंट रीजन होते हैं। यानी कि अल्फ़ा चेन के पास में भी क्या है, एक वेरिएबल रीजन है, एक कांस्टेंट रीजन है। और बीटा चेन के पास में भी क्या है, एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है। जो वेरिएबल रीजन है यहाँ पर दोनों का, दोनों जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है दैट इज़ फॉर्म बाय द वेरिएबल डोमेन ऑफ बोथ द चेन्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल डोमेन है दोनों चेन्स की, वो क्या बनाती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो जो आपका जो MHC है यहाँ पे क्या होगा, जो MHC2 होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, वो क्या करेगा, जो भी एंटीजन को प्रेजेंट करेगा उसकी जो बाइंडिंग होगी वो यहाँ पे होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट पे होगी। नाउ ये जो हमारे पास टी सेल्स होते हैं, या तो ये क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एक्सप्रेस करेंगे या फिर गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन कभी भी दोनों एक साथ नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई भी टी सेल नहीं है जिनके ऊपर कि दोनों ही अल्फ़ा बीटा भी और गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर भी हो, कोई भी एक होगा, ठीक है। सो टी सेल रिसेप्टर इज़ द प्राइमरी रिसेप्टर ऑन द टी सेल्स, दोनों के अंदर होगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास भी होगा और टी हेल्पर सेल के पास भी होगा। और ये जो टी सेल रिसेप्टर होता है, इसी से क्या होता है, एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है। जो MHC2 के ऊपर एंटीजन है उसका रिकॉग्निशन होता है। जो हमारे पास में टी हेल्पर सेल है, वो तो क्या करता है, उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि MHC2 बाउंड है। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है वो MHC1 बाउंड जो एंटीजन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा। अब एक यहाँ पे एक को रिसेप्टर भी होता है जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। जैसे जो हमारा यहाँ पर अगर बात करें है टी हेल्पर सेल की, तो टी हेल्पर सेल के पास में जो को रिसेप्टर है दैट इज़ CD4। अब ये देखो, ये हमारे पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है विच कैन बी योर मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइड या फिर डेंड्राइटिक सेल। उसके ऊपर ये क्या है, पिंक वाला ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द MHC2 कॉम्प्लेक्स। अब ये जो MHC है, इसके यहाँ पर अल्फ़ा 1 बीटा 1 ये इसकी डोमेन्स हैं। तो जो आपका ये CD4 होता है, ये जो हमारा CD4 होता है, ये कहाँ पे बाइंड करता है, MHC2 के बीटा 2 डोमेन के साथ में ये बाइंड करेगा। सो CD4 क्या करता है, बीटा 2 डोमेन ऑफ MHC2 के साथ में इसकी बाइंडिंग होती है। तो ये जो को रिसेप्टर होता है ये क्या कर रहा है, एंटीजन के रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। इट इज़ एनहांसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीजन रिकॉग्निशन। नाउ जो आपका सिमिलरली जो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, उसके पास क्या होता है, CD8 होता है। लाइक इंस्टेड ऑफ CD4 वहाँ पे क्या होगा, CD8 होगा। और साइटोटॉक्सिक टी सेल किस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि MHC1 बाउंड होते हैं, नाउ और ये कहाँ पे बाइंड करता है, CD8 जो होता है वो अल्फ़ा 3 डोमेन होती है, MHC1 में ना अल्फ़ा 3 डोमेन होती है, वहाँ पे ये बाइंड करता है। सो को रिसेप्टर्स जो है बेसिकली वो हेल्प कर रहे हैं रिकॉग्निशन में, एंड जो स्ट्रेंथ है रिकॉग्निशन की वो बढ़ा रहे हैं। सो आफ्टर द टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेज द एंटीजन विच वॉज प्रेजेंटेड ऑन द MHC मॉलिक्यूल पे, जो एंटीजन प्रेजेंटेड था, एक बारी उसको
पहचान लिया टी सेल रिसेप्टर ने, उसके बाद में जो सिग्नल होता है दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टी सेल टू द न्यूक्लियस विच लीड्स टू द टी सेल एक्टिवेशन. बट द टी सेल रिसेप्टर्स कैन नॉट डू दिस अलोन एज द साइटोप्लाज्मिक टेल इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल. सो इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास क्या था, मैक्रोफेज, इसके ऊपर क्या था, MHC2 था. ये हमारे पास क्या है, टी सेल है, इसके पास क्या है, टी सेल रिसेप्टर है, और ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है. अब जब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है तो ये क्या है हमारे पास, सरफेस रिसेप्टर है ना. टी सेल रिसेप्टर इज़ द सरफेस रिसेप्टर जो टी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है. सो जैसे ही इसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल जाएगा न्यूक्लियस में, सिग्नल जाएगा न्यूक्लियस में, और तभी जो है टी सेल का एक्टिवेशन होगा. लेकिन ये एक्टिवेशन जो है वो अकेले टी सेल रिसेप्टर नहीं कर सकता. ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा टी सेल रिसेप्टर है उसकी जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, लाइक ओनली 3 अमीनो एसिड लॉन्ग. सो इसीलिए वो खुद से क्या नहीं कर सकता, सिग्नलिंग प्रोटीन्स के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा. सो एक्टिवेशन, इट कैन नॉट डू द एक्टिवेशन अलोन, वो सिग्नल न्यूक्लियस तक नहीं भेज पाएगा. सो देन हाउ दिस सिग्नलिंग विल टेक प्लेस, किस तरीके से जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा ताकि टी सेल का एक्टिवेशन हो सके. तो यहाँ पे हमें एक और की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज़ द CD3 मार्कर. जो हमारे CD3 कॉम्प्लेक्स है उसकी यहाँ पे हेल्प ली जाती है. सो CD3 जो है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि टी सेल रिसेप्टर के साथ में एसोसिएटेड होता है, एंड ये असेंशियल होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए. सिग्नल अगर आपको न्यूक्लियस तक पहुंचाना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, CD3 हेल्प करेगा. सो इसके अंदर 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एप्सिलॉन, गामा, डेल्टा, जीटा, जो कि डाइमर्स की फॉर्म में होती हैं. सो इस डायग्राम में देखो, ये हमारे पास क्या है, टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर है. इसकी जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो बहुत ज़्यादा, साइटोप्लाज्मिक जो टेल है वो एक्सट्रीमली स्मॉल थी, इसीलिए वो जो एक्टिवेशन है वो खुद नहीं कर पाएगा, मतलब जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक नहीं जा पाएगा. सरफेस ऑफ टी सेल से जो न्यूक्लियस तक सिग्नल है वो नहीं जा पाएगा. तो हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज़ CD3. अब CD3 जो होता है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. एक है यहाँ पर एप्सिलॉन, एक है गामा, एक है डेल्टा और एक है जीटा. सो और ये सारी जो चेन्स होती हैं, ये सारी जो हमारे पास में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ दी डायमर्स, मतलब 2-2 के पेयर में प्रेजेंट है. यहाँ पे आप देख रहे हो 2-2 का पेयर है. तो यहाँ पे है हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन, देन वी हैव गामा एप्सिलॉन, और यहाँ पे है जीटा जीटा. तो यहाँ पे 2 हमारे पास में हेटेरोडाइमर्स होते हैं. CD3 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, CD3 कॉम्प्लेक्स में 3 चीज़ें हैं, मतलब ये 3 कंपोनेंट्स आप कह सकते हो इसमें. तो यहाँ पे टोटल 3 डायमर्स होते हैं. एक तो है आपका डेल्टा एप्सिलॉन, एक है गामा एप्सिलॉन और एक है जीटा जीटा. सो 2 हमारे पास में क्या है, हेटेरोडाइमर. हेटेरोडाइमर मतलब अलग अलग जो है, अलग अलग, और जो जीटा जीटा क्या है, सेम सेम. सो दैट इज़ द होमोडाइमर. 2 हेटेरोडाइमर होगा और एक होमोडाइमर होगा इसके अंदर. एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं, दिस येलो पार्ट इज़ व्हाट, दिस इज़ नोन एज द आईटैम्स. ये क्या होते हैं, हमारे आईटैम्स होते हैं. आईटैम्स का मतलब क्या होता है, इम्यूनो टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिव. एंड ये जो आईटैम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में. सो यहाँ पे ये जो आपका जीटा का होमोडाइमर है ये एसोसिएट हो जाता है हमारे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ में और सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है. सो टी सेल रिसेप्टर, टी
सेल जो रिसेप्टर है एंड जो हमारा CD3 है, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, दे शुड बी फंक्शनल। ये दोनों ही फंक्शनल होने चाहिए, तभी जो है टी सेल का एक्टिवेशन होता है, तभी टी सेल का एक्टिवेशन होगा। क्योंकि अगर मान लो CD3 जो है वो फंक्शनल नहीं है, अगर CD3 फंक्शनल नहीं है तो जो सरफेस से सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक जा ही नहीं पाएगा, तो एक्टिवेशन हो ही नहीं पाएगा। तो एक्टिवेशन जो है वो टी सेल रिसेप्टर अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो वो सिग्नल जो है नहीं पहुंच पाएगा न्यूक्लियस तक। इसीलिए CD3 का होना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पर दोनों का फंक्शनल होना ज़रूरी है। अगर आपसे बोला जाए कि CD3 फंक्शनल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट फंक्शनल, तो फिर टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ सो एक और रिसेप्टर होता है CTLA4। ये जो रिसेप्टर है CTLA4, ये कहाँ पे होता है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टी हेल्पर सेल में नहीं होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल पे आपको देखने को मिलेगा। एंड ये क्या करता है, CD80 या 86, जिसको हम B7 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, उसके साथ में बाइंड करता है, जो कि B सेल के ऊपर होता है। अभी हम B सेल के बारे में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि वहाँ पे CD80 और 86 होता है, तो उसके साथ में ये इंटरेक्शन इसकी होती है। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द बी सेल रिसेप्टर्स। तो बी सेल जो है, बी लिम्फोसाइट जो है, उसके ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे वी हैव CD21, CD19 एंड TAPA1, जिसको CD81 भी बोलते हैं। ये तीनों क्या है, बी सेल को रिसेप्टर्स हैं, बी सेल को रिसेप्टर्स। देन हमारे पास में यहाँ पे मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन होता है, और देन IG बीटा एंड IG अल्फ़ा, जो कि हमारे क्या है, बी सेल रिसेप्टर है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, बी सेल रिसेप्टर। अभी इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, CD40, CD80 और 86, जिसको कि हम B7 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अभी जिसकी मैंने बात करी कि जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर CTLA4 होता है, वो यहाँ पे बाइंड करता है। ये क्या करते हैं, CD40 एंड CD80 और 86 को स्टिमुलेशन के लिए होते हैं। फिर जो आपका बी सेल होता है वो क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, तो उसके ऊपर MHC2 भी होता है, एंड यहाँ पे कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स भी हैं, जैसे CD22। सो बी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन्स दैट रिकोगनाइज एंड बाइंड्स द एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो क्या करती है, एंटीजन को रिकोगनाइज करती है और वहाँ पे बाइंड करती है। देन वी हैव द CD22। सो यहाँ पे देखिए CD22 जो है, CD22 इज़ द इनहिबिटरी रिसेप्टर, जो कि ओवर एक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है। CD80 एंड 86 को हम B7 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स को स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं। एंड MHC2 होता है, क्योंकि जो बी सेल है वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसलिए उसके ऊपर MHC2 भी होता है। सो अगर हम बी सेल रिसेप्टर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास IgM है, मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन है, एंड IG बीटा और IG अल्फ़ा है। इसको पूरे कॉम्प्लेक्स को, दोनों को मिला करके हम बी सेल रिसेप्टर बोलते हैं, BCR, दैट इज़ बी सेल रिसेप्टर इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो IgM है, मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन है, इसकी जो साइटोप्लाज्मिक जो C टर्मिनल डोमेन होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो इट कैन नॉट बाइंड टू द सिग्नलिंग प्रोटीन्स, इसीलिए इसको हेल्प लेनी पड़ती है किससे, IG अल्फ़ा और IG बीटा से। सिमिलरली जैसे मैंने आपको टी सेल के केस में बताया था, ऐसे यहाँ पे भी जो टेल है, साइटोप्लाज्मिक टेल है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसीलिए जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुँच पाएगा बी सेल एक्टिवेशन के लिए। यहाँ पर इसलिए हमारे पास में क्या है, हेल्प लेनी पड़ती है IG बीटा और IG अल्फ़ा की। सो
यहाँ पे देखिए IG अल्फ़ा और IG बीटा जो है इनके पास क्या है, ITAM है। ITAM का मतलब क्या होता है, इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिव, जो कि क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प कराएगा। ये हेल्प करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर। सिग्नल जो है वो न्यूक्लियस तक कन्वे किया जाएगा बाय दीज टू एसेसरी प्रोटीन्स IG अल्फ़ा एंड IG बीटा, जो कि एसोसिएटेड है विद द बीटा सेल रिसेप्टर विद द दिस इज़ द हेट्रोडाइमर। अल्फ़ा बीटा है तो ये हेट्रोडाइमर है, अगर अल्फ़ा अल्फ़ा होता तो होमोडाइमर होता। ये जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक जाएगा, कन्वे होगा बाय दीज टू एसेसरी प्रोटीन्स, एंड जैसे ही न्यूक्लियस तक सिग्नल जाएगा तो बी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी हटा देते हो, यहाँ पे अगर मैंने अल्फ़ा को यहाँ से रिमूव कर दिया या इसमें कोई म्यूटेशन आ गई तो बी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ गई तो नहीं हो पाएगा। अगर बी सेल का एक्टिवेशन कराना है तो हमारे पास ये जो एसेसरी प्रोटीन्स है IG अल्फ़ा IG बीटा, जो कि बी सेल रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, तभी जो है आपका बी सेल का एक्टिवेशन होगा। बी सेल के पास में एक इनहिबिटरी बी सेल रिसेप्टर भी होता है जो कि है CD22, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। CD22 क्या है, हमारा इनहिबिटरी रिसेप्टर है। आफ्टर CD22 इज़ फोस्फोराइलेटेड, ITIM जो है that provides a docking site for the SH2 domain proteins। तो वहाँ पे जो SH2 डोमेन के प्रोटीन्स हैं वो बाइंड करते हैं SH2 डोमेन का प्रोटीन, फॉर एग्जांपल SHP1 जो कि SH2 डोमेन का प्रोटीन है, वो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। इट इज़ अ प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज। तो ये एक तरीके का फॉस्फेटेज है, और ये क्या करेगा कि जो IG अल्फ़ा IG बीटा के ऊपर फॉस्फेट लगे हुए थे उसको हटा देगा। फॉस्फेटेज का काम ही क्या होता है, फॉस्फेट को रिमूव करना। तो ये जब ये फॉस्फेट को हटा देगा तो क्या हो जाएगा, बी सेल रिसेप्टर इनएक्टिवेशन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू Ashish Pathak. Thanks for supporting. Keep sharing. Happy learning.